स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल रिकॉर्ड। आज मैं अमेरिका में जो गन कल्चर है उसके बारे में बात करूंगा। आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका जो दुनिया का डेमोक्रेसी का चैंपियन बने फिरता है, अमन और शांति का दूध बन के फिरता है, कि बोलता है कि मैं तो पीस का एम्बेसडर हूँ, जो दुनिया को नसीहत देता है कि अमन शांति कैसे कायम करना चाहिए, जो दुनिया को रूल ऑफ लॉ का पाठ पढ़ाता है, जो दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। उस देश के अंदर गन से कितने लोगों का मौत होता है, क्या हालत है, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये अमेरिका जो बाकी सब कंट्री को बोलता है कि आप अपने लोगों को कैसे मरने दे रहे, या कोई अमेरिकन नागरिक किसी कंट्री पे मर जाता है तो अमेरिका उस कंट्री पे सैंक्शन लगा देता है, कहीं कभी कभी तो अटैक भी कर देता है। लेकिन अमेरिका में जब किसी और कंट्री का नागरिक मरता है तब अमेरिका उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, उल्टा ये बोलता है कि आपको अमेरिका में आने का जरूरत ही क्या था। सोचिए कि ऐसा है अमेरिका। तो ये गन कल्चर के बारे में बताऊंगा कि अमेरिका में गन वायलेंस बढ़ती चले जा रहा है। ये समझ लीजिए एक तरह का पैंडेमिक बन चुका है। अमेरिका में ये एक पैंडेमिक का रूप धारण कर चुका है। आज अमेरिका में रोड एक्सीडेंट से भी ज्यादा, या समझ लीजिए हर एक चीज से ज्यादा अगर कोई मौत होता है तो वो होता है गन फायरिंग से, यानी कि गन फायरिंग से सबसे ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जबकि अमेरिका में सबसे ज्यादा पहले लोग मरते थे आपका जाकर एक्सीडेंट से, लेकिन अभी गन फायरिंग से ज्यादा लोग मर रहे हैं, तो सरपास कर चुका है। तो गन वायलेंस का सोसाइटी में, अमेरिकन सोसाइटी में ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है, मानिए कि ये एक पैंडेमिक का रूप धारण कर चुका है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इससे अमेरिका को 2022 में इसका कॉस्ट पड़ा था $557 बिलियन का नुकसान अमेरिका को फेस करने पड़ा था ड्यू टू गन वायलेंस। क्यों इतना नुकसान उठाने पड़ा, क्या अमेरिका करता है, ये सब आज हम लोग जानेंगे। गन वायलेंस जो है ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है अमेरिका का। बहुत लोगों को वक्त से पहले मौत दे देता है। 2022 के मुकाबले में 2023 में देखा जाए तो गन फायरिंग से रिलेटेड जो डेट है वो उसमें कमी आया है, लेकिन जो इंजरी का रेट है वो अभी भी हाईएस्ट है। समझ लीजिए एक पैंडेमिक का रूप धारण कर चुका है। भले जितना पैंडेमिक में लोग जितना नहीं मरते उतना गन वायलेंस में हर साल अमेरिका में मारे जाते हैं। 2019 से लेकर 2022 के बीच में 22% राइज हुआ है गन रिलेटेड डेट्स में। गन रिलेटेड डेट्स में कितना बढ़ोतरी हुआ है? 22% बढ़ोतरी हुआ है 2019 से लेकर 2022 में। इसमें है अनइंटेंशनल शूटिंग भी शामिल है, सुसाइड भी शामिल है, होमिसाइड भी है, यानी किसी का मर्डर करना, और डिफेंसिव गन यूज भी, मतलब कि अपना बचाव के लिए गन का इस्तेमाल करना। ये सब में टोटल 22% बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन 2023 में बताया जाता है कि ये रेट थोड़ा घटा है। तो ऑन एन एवरेज गन रिलेटेड इंसिडेंट में 118 लोग रोजाना मारे गए सिर्फ और सिर्फ 2023 में। यानी कि 2023 में 365 दिन था, 365 दिन में हर एक दिन में कितने लोग मारे गए गन रिलेटेड, मान ली गन फाइटिंग हुआ, गन शूटिंग हुआ, उसमें कितने लोग मारे गए? 118। तो 118 इंटू 365 कर लीजिए, कितना ज्यादा बड़ा एक रेशियो और बड़ा फिगर बनता है। और ये ग्राफ में आप देख सकते हैं 2019 में 39,493 मामला आया था गन से रिलेटेड, इतने लोग मारे गए थे। 2020 में आया था 43,938, 2021 में 47,000 था, 2022 में 47,509 था, 2023 में ये घट के 43,163 हो चुका था। अमेरिका में जो ये गन कल्चर है, लोग हर किसी के पास कोई ना कोई शॉर्ट राइफल या पिस्टल। अभी तो समझ लीजिए कि अमेरिका में जितना आबादी नहीं है उससे ज्यादा लोगों के पास गन है। और 16 मिलियन समझ लीजिए कि ऑटोमेटिक जो राइफल होता है, ऑटोमेटिक राइफल जिसको असॉल्ट राइफल भी कहते हैं, M14 टाइप का ऐसा राइफल है जो एक बार में एक से ज्यादा गोली राउंड फायर कर सकता है। जो एक मिलिट्री के पास होता है वो गन कम से कम 16 मिलियन गन जो आम नागरिक लोगों के पास है। सोच सकते हैं कि कितना ये रेशियो डरावना है, कि अगर कोई इंसान सनकी है या कोई भी उसे गुस्सा आ गया, वो बाजार में गया और समझ लिया कि एक ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर गए, ऑटोमेटिक राइफल लेकर गया और फायरिंग शुरू कर दी, तो कितने लोग मारे जाएंगे। तो ये समझ लिया कि एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है। और ऐसा ही होता है, एक बच्चा को टीचर ने कुछ डांट दिया, बच्चा घर से बंदूक लाता है, टीचर को मार देता है। फ्रेंड में लड़ाई होता है, गोली से एक दूसरे को मार देता है। पार्टी जब में जाता है, उन लोग पार्टी होती रहता है, पार्टी में किसी झमेला हुआ गोली चल जाता है, किसी गाड़ी में कोई टच कर दिया उसके लिए गोली चल जाता है, कोई किसी घर में गलती से जाके नॉक कर दिया उस पे गोली चल जाता है। तो हर छोटा छोटा बात पे गोली चल जाता है। और वहां अमेरिका में कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे इन लोगों को सजा मिले। हर कोई यही बोलता है सेल्फ डिफेंस में हमने अटैक किया। जून 2024 में यूएस सर्जन जनरल विवेक मूर्ति MD है, इसने एक इशू किया था सर्जन जनरल एडवाइजरी फायर आर्म वायलेंस रिलेटेड, एक एडवाइजरी इशू किया था। ये एडवाइजरी में क्या था? ये एडवाइजरी में बताया गया कि जिस तरीके से टीबी कैंसर एक हेल्थ इशू है कि नहीं है, कि कहीं पर कोई फैक्ट्री लगा वहां से धुआं निकल रहा है, उस धुआं से लोगों का फेफड़ा खराब हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तो ये एक हेल्थ इशू है। उसी तरीके से जो
सर्जन, यूएस का जो सर्जन है विवेक मूर्ति, वो भी एक एडवाइजरी जारी किया और बोले कि ये जो गन से रिलेटेड जो शूटिंग होता है, लोग मरते हैं, ये भी समझ लीजिए एक डिसीज है और एक हेल्थ इशू है। और ये हेल्थ इशू क्यों है? क्योंकि जो लोग गोली से इंजर होते हैं या मर जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जो मान लीजिए कोई इंसान जो मर गया उसके तो बात छोड़िए, लेकिन जो बच जाता है, कोई पैरालाइज हो जाता है, किसी की जिंदगी समझ लीजिए एक तरह का खत्म हो जाता है। एक कमाने वाला पर्सन जो 1 लाख रुपया महीना यानी कि 12, 15, 20 लाख रुपया महीना कमाता था, सोच लीजिए उसे अगर गोली लग जाता है और वो अपाहिज हो जाता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता या कोमा में चले जाता है, तो उसका जिम्मेदारी किसके ऊपर आता है? सरकार के ऊपर आता है। तो सरकार का बर्डन बढ़ जाता है, डेब्ट बढ़ जाता है। और ये जो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस है, ये ज्यादातर चाइल्ड और जो टीनेज होते हैं बच्चे, 13 साल से लेकर 19 साल का बच्चा होते हैं, इन लोगों के बीच में ये ज्यादा दिखा गया है। और कभी कभी ये जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, मान लीजिए जो बच्चे या टीनेज मर जाते हैं, उनका फैमिली मेंबर का भी जो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत बुरा देखा गया है। जो बच्चे और जो एडल्ट होते हैं, यानी कि आपका 13 से लेकर 19 साल तक जो होते, किशोर अवस्था वाले जो बच्चे होते हैं, यानी कि टीनेज, जितना भी गन शॉट होता है उसमें इन लोग ज्यादा सर्वाइव कर जाते हैं, उन लोगों का फैमिली मेंबर मर जाता है। लेकिन बहुत ऐसा केस में देखा गया है कि बच्चे बच जाते हैं और उनका फैमिली मेंबर मर जाता है। मान लीजिए कि कोई फैमिली मेंबर मर गया, बच्चा बच गया तो वो अनाथ हो गया, उसका एक अच्छा खुशहाल जिंदगी खराब हो गया। अगर मान लीजिए कोई बच्चा मर जाता है और उसका माँ बाप जिंदा रहता है, तो क्या होता है, माँ बाप जिंदगी भर पछताते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं। क्योंकि अमेरिका में क्या है, लिविंग रिलेशनशिप का माहौल है, बहुत 40 साल 45 साल में लोग शादी करते हैं, बहुत मुश्किल से उन लोग का बच्चा होता है, तो उन लोग का बच्चा आंख का तारा होता है। तो वो एक बच्चा जब मर जाता है, समझ लीजिए दोबारा बच्चा होना बहुत मुश्किल है। तो इस कारण से उन लोग माँ बाप हमेशा जिंदगी डिप्रेशन में रहते हैं। तो जो भी ये इस डिसीज से गुजरता है, अगर मान ली उसे गोलीज लग गया, अगर वो बच जाता है तो उससे पेन बहुत होता है, दर्द सताता है या मेंटली इल हो जाता है, तो और भी बहुत तरह का उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम उन लोगों को 1 महीना से लेकर 9 महीना तक भी करनी पड़ता है, या कभी कभी जिंदगी भर ये डिप्रेशन इंसान को रह जाता है। और ये मैप में देख सकते हैं कि कुछ महीना जो प्री फायरिंग से पहले था और कुछ जो लोगों का जिंदगी पोस्ट फायर आर्म इंसिडेंट्स के बाद कैसा हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना लोगों का पेन डिसऑर्डर में, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में बढ़ोतरी हुआ है। अब आते हैं, हम ये देखते हैं इसमें जो गन वायलेंस होता है, इसमें क्या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, देश को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। ऑन एन एवरेज मैंने बताया है, सिर्फ जो स्टार्टिंग में जो वीडियो किया था, रिपोर्ट में बताया था कि कम से कम यूएस को हर साल $557 $557 का नुकसान उठाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ गन्स वायलेंस की वजह से। अब ये कैसे करके इन लोगों को नुकसान होता है मैं बता दूं, तो सोसाइटी का तो उसमें पूरा इकोनॉमी भी बेड़ा गर्क हो जाता है। इसमें से मैं बताता हूँ आपको, 0.5 बिलियन जो डॉलर है, 0.5 बिलियन डॉलर, ये क्या होता है, एम्प्लॉय लोग को लॉस होता है, एम्प्लॉय लोग का रेवेन्यू लॉस होता है, उन लोगों का प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। मैं बता दिया कैसे करिए। कोई एक अच्छा इंसान है जो लाखों करोड़ों कमा के दे रहा है अपना कंपनी को या अपना एम्प्लॉयर को या देश को, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, टैक्स पे हो रहा है, और उसे गोली लग गया है, वो कोमा में चले गया, वो अपाहिज काम नहीं कर सकता है, तो ऐसे केस में कितना नुकसान होता है, $0.5 बिलियन का नुकसान होता है यूएस को। अगर मान लीजिए जिसे गोली लगा और वो बच जाता है, तो उसका मेडिकल तो चलेगा ना, उसका बीमारी के लिए इलाज तो होगा, तो उसका इलाज में खर्च होता है 2.8 बिलियन। इसे इमरजेंसी सर्विस, मेंटल हेल्थ सर्विस, फिजिकल में कोई चोट लगी है कोई बॉडी पार्ट में, उसे ठीक करने में $53.8 बिलियन लॉस होता है, इनकम लॉस होता है। किसका इनकम लॉस होता है, मान लीजिए कोई मर गया या कोई डिसेबल हो गया, वो तो कमा नहीं सक रहा, वो तो बोझ बन गया, तो समझ लीजिए इस तरह का लॉस होता है। 53.8 बिलियन का लॉस होता है और कोई मर जाता है या कोई डिसेबल हो जाता है उसके कारण। $11 बिलियन का लॉस होता है जो केसेस चलता है, क्योंकि पुलिस लोगों को भी मेंटेन करने पड़ता है, जज को मेंटेन करने पड़ता है, कोर्ट में लंबा केस चलता है, उसमें भी खर्चा आता है। तो कितना खर्चा आता है, $11 बिलियन का खर्चा आता है। अब $489 बिलियन सबसे ज्यादा खर्च किस पे आता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो इसको मर गया उसको फिर से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, या जो समझ लीजिए जो फैमिली मेंबर, विक्टिम का फैमिली मेंबर है, उसे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, या जो विक्टिम है वो अगर बच गए तो उसे मेन स्ट्रीम में कैसा लाया जाए, उसे किस तरीका से मेंटल डिसऑर्डर से बाहर लाया जाए, जो मर गया उसका फैमिली मेंबर को मुआवजा देना, तो ये सब में कम से कम $489.1 बिलियन का खर्च आता है। और पूरा इसमें कम से कम $2,74,000 का समझ लीजिए कि टैक्स भरना पड़ता है टैक्स पेयर को। यूएस का जो टैक्स पेयर है उन लोग को $2,74,000 एक्स्ट्रा टैक्स पे करनी पड़ता है, ताकि जो मर गए हैं गन फाइटिंग में या गन शूटिंग में, उन लोग को मुआवजा दिया जाए।
तो ये तो मरने वाले लोग को कम से कम $2,74,000 दिया जाता है, और जो इंजर हो जाते हैं, ऐसा इंजरी जो बहुत जानलेवा इंजरी होता है लेकिन बच जाते हैं, तो उन लोगों को $25,000 दिया जाता है। तो उन लोगों को जितना भी दिया था उसमें $25,000 साल भर में खर्च होता है। तो एक एवरेज समझ लीजिए कि कॉस्ट जो पड़ता है एक टैक्स पेयर के ऊपर $1,700 पर टैक्स पेयर, मतलब एक टैक्स पेयर को कम से कम $1,700 एक्स्ट्रा अपना टैक्स में देना पड़ता है ये गन फाइट में जितना नुकसान हो उसके लिए। तो सोच सकते हैं, लोग बोलेगा कि क्या भाई क्या चल रहा है, और मेडिकल में तो बहुत ज्यादा कॉस्ट में खर्च आता ही आता है। एक एडल्ट जो मान लीजिए जो इंजरी हो गया फायर आर्म की वजह से, उसका जो मेडिकल खर्च आता है एक एडल्ट पे एक महीना पे खर्च आता है $2,495। ये एक एडल्ट है। और एक मान लीजिए टीनेज या बच्चा है उसको पर खर्च आता है 2,907, यानी कि जो बच्चा होते हैं या जो टीनेज होते हैं उन लोगों पर ज्यादा खर्च आता है। तो अगर एडल्ट को देखा जाए तो एडल्ट के ऊपर कम से कम $3 लाख एनुअली खर्च आता है, क्यों बस उन लोग को जो दर्द हुआ है या चोट लगा है उन लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट में, उन लोग को मेंटल डिसऑर्डर से डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए, और चाइल्ड लोग के लिए $35,000 हर साल खर्च होता है। अब आता है मास शूटिंग। 2024 में ही, अभी 2024 का ये दो जुलाई का रिपोर्ट है, अब तक 261 मास शूटिंग का रिपोर्ट दर्ज हो चुका है। ये मास शूटिंग क्या होता है? अमेरिका एक डेफिनेशन देता है मास शूटिंग किसे कहा जाता है। अमेरिका का कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कहीं पर शूटिंग होता है, गोली चलता है, 4 लोग या 4 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, तो उसे मास शूटिंग का कैटेगरी में फॉल करेगा वो। तो ऐसा समझ लीजिए मास शूटिंग जहाँ पर 4 या 4 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ये कितना इंसिडेंट होता है अमेरिका में। तो अब जुलाई चल रहा है, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगस्त का महीना है, तो अगस्त का महीना में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये रिपोर्ट 2 जुलाई का रिपोर्ट है। अब तक 2 जुलाई, जनवरी से लेकर 2 जुलाई तक 261 मास शूटिंग हो चुका है। ये जो आपका ग्राफ है इसमें देख सकते हैं कि 2019 में ये मास शूटिंग 414 समझ लीजिए टोटल मास शूटिंग हुआ, जिसमें से 428 लोग मारे गए, 1690 लोग इंजर हुए। 2020 में ये बढ़कर हो गया था 610 ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें 494 लोग मारे गए थे और 2523 लोग इंजर हो गए थे। और 2024 अभी जो चल रहा है इसमें समझ लीजिए कि मैं अभी बता चुका हूँ 261 अब तक ऐसा केस सामने आ चुका है एज ऑन जुलाई 2024, और इसमें अब तक 274 लोग मारे गए हैं और 1133 लोग इंजर हुए हैं। और 2023 में ये केसेस हुआ था मास शूटिंग का 656 मास शूटिंग का केसेस हुआ था, जिसमें 715 लोग मारे गए थे और 2689 लोग इंजर हुए थे। अब मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में ऐसा फायर आर्म रखने का क्या नियम है। देखिए, सिविल वॉर से पहले जब अमेरिका में अमेंडमेंट हुआ और कानून बना, तो वहां पर एक सेकेंड अमेंडमेंट पास किया गया। अमेरिका का जो कानून है उसमें 10 अमेंडमेंट का बेस पे अमेरिका का कानून बना हुआ है। तो अब इधर मैं आपको थोड़ा बता दूं अमेरिका का कानून के बारे में। अमेरिका में एक सेकेंड अमेंडमेंट है। सेकेंड अमेंडमेंट इजाजत देता है कि हर लोग अपने पास फायर आर्म रख सकते हैं, लेकिन ये कानून उस टाइम बना था जब देश का हालात सही नहीं था, इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी गवर्नमेंट टायरेंट ना हो जाए, डिक्टेटर ना हो जाए। तो अगर गवर्नमेंट डिक्टेटर हो जाएगा तो उसके लिए आम जनता को उठना पड़ेगा और लड़कर देश को एक डेमोक्रेसी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का प्रिंसिपल क्या था, एक आजाद देश। यहाँ पर हर कोई खुल के जिएगा, हर किसी को हर तरह का आजादी होगा। तो अमेरिका एक डिक्टेटरशिप कंट्री ना बन जाए, इसके लिए लोगों को हथियार देने का अलाउ किया गया था, ताकि कोई भी अगर गवर्नमेंट डिक्टेटर का टेंडेंसी अपनाता है तो लोग उसके खिलाफ बगावत करते हैं। लेकिन आज इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो चुका है। आज लोग आपस में लड़कर मर रहे, छोटा छोटा बात पे गोली चल जाता है अमेरिका पे, और यही अमेरिका दूसरी कंट्री को नसीहत करता है कि आपका देश में वायलेंस ज्यादा हो रहा है। तो रिपोर्ट के हिसाब से 100 अमेरिकी लोगों के ऊपर 120 फायर आर्म है, यानी कि जितना लोग है उससे ज्यादा फायर आर्म है। सोचिए, मतलब एक आदमी के पास एक से ज्यादा गन है, समझ लीजिए। वहीं यमन के ऊपर रिपोर्ट है कि यमन जहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है वहां पर 100 लोगों के बीच में 52 या 53 गन है। तो सोच सकते हैं जहाँ पर वॉर चल रहा है वहां पर लोग कम गन रख रहे हैं, और जहाँ पर वॉर नहीं चल रहा है वहां पर लोग ज्यादा गन रख रहे हैं। और अमेरिका में ये गन कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है और इससे बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। और अमेरिका में जब भी सर्वे होता है, ये कानून लाने का बात किया जाता है, तो हमेशा जो ज्यादा तबका है, समझ लीजिए 60% लोग ये बोलते हैं कि नहीं, हमें फायर आर्म रखना है, फायर आर्म के कानून को और कमजोर करना चाहिए, मजबूत नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ये बोलता है कि मैं फायर आर्म का कानून को मजबूत करूंगा और लोगों के पास से हथियार छीन लूंगा, तो समझ लीजिए उसका जितना बहुत मुश्किल है। तो हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर मैं वापस से प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं आप लोगों को ऊपर ये जो आर्म्स एक्ट, क्योंकि जो बाइडेन है वो कोशिश कर रहा है कि ये जो आर्म्स एक्ट है इसके ऊपर सख्ती लाया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि नहीं, इसे मैं
ढीला छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि जो सेंटर का पास पावर कम होता है और 1994 का बाद से तो अभी तक कोई भी एक मजबूत कानून आया नहीं है और ज्यादातर जो पावर है वो स्टेट का पास है। सेंट्रल इसलिए कानून बनाता भी नहीं है क्योंकि ज्यादातर जो है पावर स्टेट का पास है। स्टेट को दे दिया गया कि ताकि आप गन से रिलेटेड कोई भी कानून बनाए, आप अपना जो स्टेट का नागरिक है उसे मेंटेन करे, उन लोगों को डिसिप्लिन में रखिए, उन लोगों पर क्या कानून बनाना है वो आप बनाइए। सेंटर इस पे इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो जब इंटरफेरेंस करने जाता है तो लोग बगावत कर देते हैं। तो अमेरिका में तो ये कानून है। सो सेकेंड अमेंडमेंट जो अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं फायर आर्म्स रखना तो हमारा जिंदगी का फंडामेंटल राइट्स है। जिस तरीके से राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसी तरीके से राइट टू टेक इन फायर आर्म्स ये भी हम लोग का एक फंडामेंटल राइट्स है। इसे हम लोग से कोई छीन नहीं सकता है। तो अमेरिका में ये सब हो रहा है। और अमेरिका में जब कभी भी कोई भी इंटरव्यू लेता है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या जवाब देता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल ये बोलता है कि देखिए बैड लोगों के पास गन है तो हम चाहते हैं कि गुड लोगों के पास भी गन रहे। तो मतलब जो बुरा लोग है उसके पास भी गन है, जो अच्छे लोग है उसके पास भी गन है। तो इससे क्या होगा, जो बुरा लोग जब अच्छे लोगों को मारने आएंगे तो अच्छे लोग भी अपना डिफेंड कर सकेंगे। बोलने का मतलब सीधा साधा है, हर कोई गन रखो और आपस में जो भी हो कि आपस में लड़ाई करके मर जाओ, हम लोग को बीच में मत टानो, गवर्नमेंट को मत टानो। तो ऐसा स्टेटमेंट आता है ऐसा कंट्री से जो दूसरा कंट्री को नसीहत करता है, ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाता है और खुद का देश में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन धड़ल्ला से होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी कोई भी ऐसा वीडियो जिसके ऊपर आपको लगता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और उसके ऊपर मुझे वीडियो लाना चाहिए, मैं उसके ऊपर भी लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।